हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसे कि आप लोग फिर सेमेस्टर में हैं BSc एग्रीकल्चर के थर्ड ईयर के, और मैं आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें कोर्स नंबर है PP311 और कोर्स टाइटल है डिसीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसमें कि डिसीज ऑफ ग्राम, जो कि लेक्चर नंबर 27 के अंदर आता है। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर का आउटलाइन दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ग्राम डिसीज। ग्राम मीन्स चना। तो चना का जो डिसीज लगता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ग्राम की डिसीज पढ़ रहे हैं। देन हम आज ग्राम की 4 डिसीज पढ़ेंगे। पहला है रस्ट, दूसरा ड्राई रूट रॉट, तीसरा है बिल्ट और चौथा है स्कोचाइटा ब्लाइट। ये डिसीज कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा। देन मैं ये भी बताऊंगा कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या क्या है। देन व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च स्कोप ऑफ द टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में आप क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। देन और इसके बाद मैं रेफरेंस बताऊंगा कि कहाँ से हमने मटेरियल इकट्ठा करके आप लोगों के लिए ये लेक्चर तैयार किया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राम डिसीज, चना की डिसीज का रोग का प्रस्तावना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है। मेनली चना का प्रोडक्शन इंडिया में पल्स क्रॉप में सबसे ज़्यादा होता है मेनली। और चना का जो दाल होता है उसको अलग अलग तरीके से खाया जाता है। उसका बेसन के रूप में उपयोग करते हैं, नॉर्मली नमकीन बनाने में चने का यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और इसका इंडिया में जो जितना भी पल्स क्रॉप होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चना का ही होता है। तो चना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और चना में बहुत सारा रोग लगता है। चना एक रबी क्रॉप है, रबी में उगती है। तो इसमें बहुत सारा रोग लगता है। पहला है रस्ट, दूसरा ड्राई रूट रॉट, तीसरा बिल्ट और चौथा स्कोचाइटा ब्लाइट। हम ये चारों डिसीज आज हम पढ़ेंगे। और इस जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार बता दिया है कि जो इंडिया में ऑयल सीड और पल्स का बहुत ज़्यादा कमी है। जो लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार बाहर से, फॉरेन कंट्री से ऑयल सीड और पल्स को इंपोर्ट करती है, और लोगों का ज़रूरत पूरा होता है। इसलिए भारत सरकार का बहुत ज़्यादा इस पे चना और ऑयल सीड और पल्स का एरिया और प्रोडक्शन बढ़ाने पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सिडी देते हैं कि इसका एरिया बढ़े ऑयल सीड और पल्स क्रॉप का, और भारत आत्मनिर्भर हो जाए इन ऑयल सीड और पल्स के लिए। देन नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। सो फर्स्ट इज टू स्टडी द वेरियस डिसीज ऑफ द ग्राम। हम ग्राम या चना की बहुत सारी जो डिसीज लगती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन। इसमें हम बताएंगे कि हम इस जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, रोग कारक है, उसको हम फील्ड पे ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फील्ड पे, कि सिम्टम देख के बता दें कि इस रोग कारक के द्वारा ये रोग लग रहा है। देन टू स्टडी द डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल में हम व्हाट मतलब प्राइमरी इनोकुलम क्या है डिसीज का, देन सेकेंडरी इनोकुलम क्या है डिसीज का। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये पैथोजन होस्ट में अपना डिसीज साइकिल कंप्लीट कर रहा है। देन टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसीज। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इन डिसीज को हम फील्ड कंडीशन पे कैसे कंट्रोल या मैनेज करेंगे, जिससे कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो। देन अब हम ए लेक्चर या फिर चने का डिसीज हम क्यों पढ़ते हैं, वाई वी नीड टू स्टडी दिज ग्राम डिसीज। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्राम में बहुत सारा रोग लगता है, और ग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है इंडिया में। और इन रोग की वजह से ग्राम में लगभग 25 से 30% जो क्रॉप का नुकसान होता है इन्हीं रोग की वजह से होता है। उसमें से मोस्टली बिल्ट वाला जो रोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नाउ जो हम पहला डिसीज पढ़ेंगे वो हम रस्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चने में रस्ट लगता है, जो कि ईरोमाइसिस सेसरिस एरिएंटिनी के द्वारा होता है। रस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज है चने में, और
लगभग 15 से 20% जो चने की क्रॉप का नुकसान होता है वो इसी डिसीज़ की वजह से होता है। जैसे कि और ये डिसीज मोस्टली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पे चने की खेती होती है वहाँ वहाँ पे डिसीज ज़रूर लगता है। और बहुत अधिक, यदि सीवियर कंडीशन में डिसीज लग जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ये नुकसान पहुँचाता है। तो जो रस्ट ग्राम में होता है, चने में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके सिम्टम में हम देखते हैं कि जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसमें स्मॉल ओवल शेप का ब्राउन कलर का पाउडरी लेसन बन जाता है पत्ती की दोनों सतह पे, जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे फोटोग्राफ में लोअर सरफेस का दिखाया गया कि लोअर सरफेस में ब्राउनिश कलर का स्पॉट बन गया है, लेसन बन गया है और उससे पूरा पूरा पत्ती डैमेज हो जाता है। शुरू में लोअर सतह पे बनता है बट बाद में पूरी पत्ती डैमेज हो जाती है, उस पर पिस्चुल बनते हैं, ठीक है, रस्ट में। इसके बाद जो लेसन होता है वो उसमें इरोडोसोराई रहते हैं और उसको पूरी लीफ को कवर कर लेते हैं। कई बार पत्ती में रिंग टाइप के सिम्टम आते हैं जिसमें कि गोल कलर के पिस्चूल होते हैं और जब ये पिस्चूल लार्ज हो जाते हैं तो पत्ती की दोनों सतह पे आ जाते हैं। जब चने का सीजन जब ख़त्म होने वाला रहता है तो ये जो टेलियोसोराई बनता है, टेलियोसोराई लीफ में बनता है। और रस्ट पिस्टूल जो होते हैं वो पेटियोल, स्टेम और पोड में भी कई बार देखे जाते हैं। चूँकि ये हेटेरोसियस रस्ट होता है इसलिए इसका जो पिक्नियल और रेसियल स्टेज होता है वो किस में होता है अभी भी अननोन है, उसको अभी डिस्कवर नहीं किया गया है। तो रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है ग्राम में, ये बहुत अधिक मात्रा में पौधे को नुकसान पहुंचाती है। लगभग 10 से 15% जो चने की क्रॉप का जो नुकसान होता है वो इसी डिसीज की वजह से होता है। देन इन पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि जो इरिडोस्पोर होता है वो स्फेरिकल होता है, ब्राउनिश येलो कलर का होता है और जो इसका येलो कलर का होता है और ये इचुनिएटेड होता है। 4 से 8 जर्मपोर इस पे पाए जाते हैं। इसका जो टेलियोस्पोर होता है वो राउंड से ओवल शेप का रहता है, ब्राउन कलर का होता है, सिंगल सेल वाला होता है और एपेक्स में मोटा होता है, थिक होता है और जो वाइल्स होती हैं वो रफ होती हैं, ब्राउन और वाइटी होती हैं। तो चूँकि ईरोमाइसिस के द्वारा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है ये और बहुत अधिक मात्रा में चने की क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। देन इन डिसीज साइकिल में हम देखते हैं कि जो फंगस होता है इरिडोस्पोर के रूप में जो लेग्यूम बीड होते हैं जैसे कि ट्राइगोनेला पॉलीसेरेटा, इस पे लंबे समय तक सर्वाइव करता है समर में और यही जो इसी बीड में जो पैथोजन सर्वाइव करता है यही प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कार्य करता है। इसके बाद जो इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो विंडबर्न इरिडोस्पोर के द्वारा होता है। चूँकि इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड विंडबर्न इरिडोस्पोर के द्वारा होता है इसलिए बहुत कम समय में ही पूरे चने की क्रॉप को ये इन्फेक्ट कर देता है। देन इन मैनेजमेंट पार्ट यदि हम बीड होस्ट जो कि ट्राइगोनेला पॉलीसेरेटा होता है इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चूँकि हम बीड होस्ट को यदि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टेलियोस्पोर ब्रेक हो जाएगा, इरिडोस्पोर ब्रेक हो जाएगा और उससे डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा हम सल्फ़र का डस्टिंग कर देते हैं 20 kg पर हेक्टेयर या फिर हम माइनकोजेब @ 0.25% स्प्रे करते हैं तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। देन दूसरा डिसीज आता है स्टेम एंड रूट रॉट और ड्राई रूट रॉट। जो स्टेम रूट रॉट या ड्राई रूट रॉट जो होता है वो राइजोक्टोनिया बटाटिकोला के द्वारा होता है। इसका जो पिग्नियल स्टेज होती है मैक्रोफोमिना फेजोलिना और जो इसका सेक्सुअल स्टेज होती है थ्रेनोफोरस कुकुमेरिस होती है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो इसका आप लोग परफेक्ट इसे ज़रूर याद रखना राइजोक्टोनिया का। तो राइजोक्टोनिया का जो परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज होती है वो थ्रेनेटेथोपस कुकुमेरिस होती है, ठीक है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज होती है ग्राम में। लगभग 5 से 10% जो ग्राम की क्रॉप का नुकसान होता है इसी डिसीज की वजह से होता है। और नॉर्मली जहाँ जहाँ पे चने की खेती की जाती है इंडिया में उस जहाँ पे राइजोक्टोनिया पैथोजन अवेलेबल होता है और उस डिसीज को इन्फेक्ट कर देता है।
इसके सिम्टम में हम देखते हैं कि जो डिसीज होता है जनरली फ्लावरिंग के टाइम पे और पोडिंग के टाइम पे ज़्यादा मात्रा में लगती है और वो स्कैटर्ड के रूप में लगती है, और जो प्लांट होते हैं वो डाई हो जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो लीफ होती हैं उसमें ब्राउन कलर के सिम्टम आ जाते हैं, और रूट में भी रोटिंग आ जाती है, और चूँकि रूट में रोटिंग हो जाती है इसकी वजह से वाटर का ट्रांसलोकेशन कम हो जाता है और पौधे में बिल्टिंग शो होने लगती है, बिल्टिंग लक्षण आने लगते हैं। देन कई बार चूँकि इसका दूसरा नाम है ड्राई रूट रट, तो रूट भी ड्राई हो जाती हैं, और सीडलिंग जो होता है वो ज़्यादा इन्फेक्ट होता है, सीडलिंग जो होता है ग्राम का वो इन्फेक्टेड होकर सूख जाता है। जिसका फर्स्ट पहला सिम्टम आता है उसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जो अफेक्टेड लीफ होता है और पेट्यूल और लीफ नीचे गिर जाते हैं क्या 2 दिन में, और लीफ जो और स्टेम जो अफेक्टेड प्लांट की होते हैं उसमें एक्स्ट्रा कलर का आ जाता है, और प्लांट पूरा बिल्टिंग कंडीशन आ देते हैं विद इन वीक में। 1 वीक में जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट पूरा सूख जाता है। जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है कि रूट में रोटिंग हो गई है, तो इसको हम अपरूट कर लिए हैं सैंपल को, और उसका फोटोग्राफ है। तो इसमें रोटिंग और ब्राउनिश कलर की स्पॉट आपको बड़ी आसानी से इस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। जिसका जो टैप रूट होता है उसमें डार्क रोटिंग, और उसमें जो लेटरल रूट होता है उसमें फाइनर रूट जो होती हैं उसमें कम डार्क कलर का स्पॉट बनता है, रोटिंग आता है। और इसमें चूँकि स्क्रूटियल बॉडी भी बनाता है तो इसको हम इनकी रूट में बड़ी आसानी से हमको ब्लैक कलर का स्क्रूटियल बॉडी बड़ी आसानी से दिख जाएगा। ठीक, देन हम देखते हैं कि इसका पैथोजन का कैरेक्टर कैसा रहता है। तो पैथोजन के कैरेक्टर्स के लिए जो एराजेक्टोनिया होता है वो उसका हाइफी डार्क ब्राउन कलर का होता है, फिलामेंटस होता है, सेप्टेट होता है, और इसका जो स्क्लेरोटिया होता है वो भी ब्राउन कलर का और इरेगुलर शेप का रहता है। जो फंगस होता है वो उसमें 2 से 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं और उसमें टर्मिनल हाइफा पाया जाता है। देन डिसीज साइकिल में हम देखते हैं कि जो पैथोजन होता है वो सॉइल में और इन्फेक्टेड जो होस्ट डेब्रिस ज़मीन पे गिरे रहते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसमें स्क्लेरोटियल बॉडी के रूप में लंबे समय तक सर्वाइव करता है। क्योंकि स्क्लेरोटियल बॉडी एक डॉर्मेंट स्पोर होता है, सेक्सुअल स्पोर, वो थिक वाल्ड होता है, राउंड शेप का रहता है, ब्लैक कलर का होता है, मस्टर्ड के सीड के जैसा दिखता है, और रेस्टिंग स्पोर होता है और वो लंबे समय तक एज इट इज सॉइल में पड़ा रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और जिसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो फार्म इम्प्लीमेंट के द्वारा, इरिगेशन वाटर के द्वारा और रेन स्प्लेश के द्वारा होता है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा है और मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, तो उस टाइम पे एडीसी लगने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई रूट रॉट और मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा हार्मफुल होता है। देन इसके मैनेजमेंट के लिए यदि हम इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस जो ज़मीन में हार्वेस्टिंग के बाद पड़े रहे तो उसको हम कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसका जो स्क्लेरोटियल बॉडी होता है वो डैमेज हो जाता है, मर जाएगा। और यदि हम समर में डीप प्लोइंग कर देते हैं तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जो स्क्लेरोटियल बॉडी डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आ जाती हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आ जाएंगे तो इसकी वजह से वो सनबर्निंग हो जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके अलावा यदि हम सीड को कार्बेंडाजिम या थायरम @2 ग्राम पर केजी या से हम ट्रीट कर देते हैं, या फिर हम बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि ट्राइकोडर्मा ब्रीडी 4 ग्राम पर केजी से या सोडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम पर केजी से सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम फार्म यार मैन्यूल को हम 10 टन पर हेक्टेयर यदि हम फील्ड पे डाल देते हैं सोइंग से पहले फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे, तब भी यह डिसीज कम लगता है। इसके अलावा यदि हम टॉलरेंट वैरायटी ग्रो करते हैं जैसे कि ICCV 10 ड्राई रूट रॉट के प्रति टॉलरेंट वैरायटी है, तो यदि हम इस वैरायटी को ग्रो करते हैं तब भी ये डिसीज नहीं लगती है। देन तीसरा डिसीज आता है ग्राम में बिल्ट डिसीज। तो बिल्ट डिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्माफिस्पिस साइसरी के द्वारा होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है और लगभग 15 से 20% जो क्रॉप का नुकसान होता है वो इसी वजह से होता है। और मेनली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में ये डिसीज लगता है और भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। देन इसके सिम्टम में इसका जो डिसीज होता है
टू स्टेज जो ग्रोथ स्टेज होती हैं, सीडलिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज, उस टाइम पे डिसीज ज़्यादा लगती है। और जो फील्ड सिम्टम जो आता है बिल्ड का, इसमें सीडलिंग जो होती है वो मर जाता है, और एडल्ट प्लांट वो पैचेज में दिखते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो फील्ड रहता है उसके बीच बीच में जो चने के पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, तो आपको जो फील्ड दिखेगा उसमें पैचेज के रूप में दिखेगा। और जो प्लांट मरता है वो बिल्ट डिसीज की वजह से ही मरता है। और सीडलिंग कोलैप्स हो जाते हैं और उसमें डल ग्रीन कलर के पैचेज सिम्टम आते हैं। यदि हम इसको हम स्प्लिट करते हैं ट्रांसवर्सली, तो उसमें ब्राउन से ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हम वेस्कुलर बंडल या इंटरनल टिश्यू में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा फ्यूजेरियम के द्वारा वेस्कुलर बंडल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है रूट से लीफ और स्टेम को, तो बंद हो जाता है। इसकी वजह से पौधा बिल्टिंग शो करता है, और बिल्टिंग शो करने की वजह से पौधा पूरा सूख जाता है। इसके अलावा बिल्टिंग सिम्टम में जो पेटियोल होता है उसमें ड्रॉपिंग हो जाती है, रेचिस और लीफलेट में भी ड्रॉपिंग हो जाती है। जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर में परिवर्तित हो जाती है और लाइट ब्राउन कलर की भी हो जाती है। उसमें वेस्कुलर डिस्कलरेशन बड़ी आसानी से आप लॉन्गिट्यूडिनल यदि स्प्लिटिंग करते हैं तो उसमें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कई बार कुछ ब्रांच जो होती हैं उसमें भी पार्शियल बिल्टिंग आ जाती है। जैसा कि आप लोगों को फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, ये बिल्टेड प्लांट है, तो इस पर पूरा पौधा सूख गया, क्योंकि इसको पानी की कमी हो जाती है बिल्डिंग कंडीशन में, क्योंकि वेस्कुलर बंडल डिस्ट्रॉय हो जाता है और पानी का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता। देन पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक में जो ये फ्यूजेरियम होता है वो फंगस हाइलिन से लाइट ब्राउन कलर का सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी होता है। इसमें माइक्रो एज वेल एज मैक्रोकोनिडिया बनते हैं। जो मैक्रोकोनिडिया होता है ओवल से सिलेंड्रिकल हाइलिन सिंगल सेल वाला होता है, और जो मैक्रोकोनिडिया होता है वो उसमें जो कोनिडियोफोर होता है वो ब्रांच्ड होता है, थिन वाल्ड वाला रहता है, और 3 से 5 सेप्टा का होता है, फ्यूजॉइड होता है। और कई बार क्लेमाइडोस्पोर भी बनाते हैं, जो कि रफ वाल्ड या स्मूथ टर्मिनल या इंटरकलरी हो जाते हैं, और या तो सिंगली या पेयर में पाए जाते हैं। और यही क्लेमाइडोस्पोर एज अ डॉर्मेंट स्पोर लंबे समय तक सॉइल में या इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रिस होता है उस रूप में लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम डिसीज साइकिल में देखते हैं कि जो फंगस होता है सीड वन डिसीज है, और चूंकि ये सीड वन डिसीज है इसलिए पैथोजन सीड में लंबे समय तक सर्वाइव करता है। यदि हम इसी इन्फेक्टेड सीड को हम सोइंग कर देते हैं तो ये प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो क्लेमाइडोस्पोर होता है इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस में सॉइल में लंबे समय तक सर्वाइव करता है, यही प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। जो बीड होस्ट होता है वो भी सोर्स ऑफ इनोकुलम का कार्य करता है। इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है वो इरिगेशन वाटर के द्वारा, कल्चरल ऑपरेशन और इम्प्लीमेंट के द्वारा होता है। इसके फेवरेबल कंडीशन में यदि हाई सॉइल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और हाई सॉइल मॉइस्चर है, यदि हम मोनोक्रॉपिंग लगातार कर रहे हैं चने की खेती एक ही फील्ड में, और बीड होस्ट जैसे कि साइप्रस रोटेंडस ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और कॉन्वाल्वुलस अर्बेंसिस है, तो ये भी इस पैथोजन को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। देन इसके मैनेजमेंट के लिए यदि हम सीड को हम कार्बेंडाजिम या थायरम एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी, या फिर सीड को हम ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से 4 ग्राम पर केजी या सीडोमोनास फ्लोरेसेंस से 10 ग्राम पर केजी से हम सीड ट्रीटमेंट दे देते हैं, तब भी इससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम यदि हेवी डोज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर या ग्रीन मैन्योर को हम अप्लाई करते हैं तब भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। हम 6 साल में यदि एक बार हम नॉन होस्ट क्रॉप के द्वारा क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तब भी इसका इनोकुलम कम हो जाता है और डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं, जैसे कि क्रांति, श्वेता, अवरोधी, तो ये रेजिस्टेंट वैरायटी यदि हम इन वैरायटी को ग्रो करते हैं तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। देन नेक्स्ट डिसीज है स्कोचाइटा ब्लाइट। स्कोचाइटा ब्लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है चने में, ये भी बहुत अधिक मात्रा में चने की क्रॉप को नुकसान पहुँचाती है। जो स्कोचाइटा ब्लाइट जो होता है स्कोचाइटा राबी के द्वारा होता है। इसका जो परफेक्ट स्टेज होता है वो माइकोस्फेरेला पिनट्स होता है। ये भी लगभग 10 से 15% जो क्रॉप का चने की क्रॉप का नुकसान होता है वो स्कोचाइटा ब्लाइट डिसीज की वजह से होता है। मोस्टली ये मोस्ट प्रेवलेंट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहता है ये डिसीज।
इसके सिम्टम में जो मेनली जो प्लांट का जो एबव ग्राउंड पार्ट होता है उसको अटैक करती है। और इसमें सीड में नॉर्मली फ्लावरिंग के टाइम पे, पॉडिंग के टाइम पे ज़्यादा डिसीज लगती है, सिम्टम आते हैं और ब्लाइटेड प्लांट हो जाता है, उसमें पैचेज के रूप में आपको फील्ड पे दिखेंगे। लीफ में स्मॉल छोटे वाटर सॉक्ड नेक्रोटिक स्पॉट दिखते हैं जो बाद में बड़े हो जाते हैं और जब जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा बढ़ती जाती है और पत्तियाँ जो लीफ होती हैं वो ब्लाइटनिंग शो करती हैं, क्योंकि उसमें शुरू में स्पॉट बनते हैं, बाद में पूरा पत्ती ब्लाइटेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें डिफोलिएशन हो जाता है। में जो पिग्निया होता है, हम ब्लाइटेड पार्ट में हम पिग्निया को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यदि हॉट ड्राई वेदर होता है और इन्फेक्शन उस समय ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे जो लीफ, स्टेम और पॉड होते हैं सीड पे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसमें जो पिग्निडिया होता है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में रहता है। कई बार जो मेन स्टेम होता है उसमें भी कॉलर रीजन में ए सिम्टम आ जाता है और इसकी वजह से पूरा जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है। जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा कि जो पत्तियाँ होती है उसमें येलोइंग या ब्राउनिश कलर का स्पॉट आता है, बाद में पूरा पत्तियाँ में ब्लाइटेड कंडीशन आ जाती है, पूरा पत्ती सूख जाती है, येलोइंग आ जाती है। तो ये स्कोचाइटा ब्लाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। देन इन पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक, जो पैथोजन होता है तो फंगस हाइलिन या फिर ब्राउन कलर का सेप्टेट माइसिलियम बनाता है। जो पिग्निडिया होता है वो स्फेरिकल से सब ग्लोबोज होता है और उसमें ऑस्टियोल पाया जाता है। जो क्निडिया होता है वो छोटे कॉन्डियोफोर में एराइज होता है, जो कि पिग्निडिया में बनते हैं। और जो क्निडिया होता है हाइलिन होता है, ओवल से ओब्लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है, स्लाइटली कर्व होता है, सिंगल सेल वाला होता है। इसके अलावा जो इसको एक पेरीथीसिया बनाते हैं, जो पेरीथीसिया होता है वो ग्लोबोज डार्क कलर का होता है, उसमें बहुत सारे एसाई रहता है, उसमें 8 स्पोर पाए जाते हैं। इसको स्पोर जो होता है वो हाइलिन होता है, थिन वॉल्ड और 2 सेल वाला होता है। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि नाइट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और डे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टाइम पे यदि रेन हो जाती है, क्लाउडी वेदर है और एक चने की जो प्लांटिंग पास करते हैं तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो डिसीज साइकिल में जो फंगस होता है इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज में पिग्निडिया के रूप में लंबे समय तक सर्वाइव करता है। तो पैथोजन जो रहता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सीड बर्न होता है, इसलिए जो सीड और इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज होते हैं वो प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करते हैं। देन जो इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है मेनली एयरबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है। चूँकि इसका सेकेंडरी स्प्रेड एयरबर्न कोनिडिया के द्वारा होता है, इसलिए ये बहुत कम समय में पूरे फील्ड को इन्फेक्ट कर देते हैं। जो कोनिडिया होता है वो रेनी प्लेस के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। देन इसके मैनेजमेंट के लिए यदि हम रेजिस्टेंट वैरायटी या टॉलरेंट वैरायटी जैसे कि गौरव C235, G543, GG588, GG688 यदि हम ग्रो करते हैं तो ये डिसीज नहीं लगता है। यदि हम जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज फील्ड में पड़े रहते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा यदि हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं सीरियल के साथ, तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम सीड की डीप सोइंग करते हैं 15 सेंटीमीटर या उससे नीचे, तब भी ये डिसीज कंट्रोल रहती है, नहीं लगती है। इसके अलावा हम व्हीट या बार्ली या मस्टर्ड के साथ हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं, तब भी डिसीज कम लगती है। देन यदि हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं थायरम @ 2 ग्राम पर केजी या कार्बेंडाजिम @ 2 ग्राम पर केजी, तब भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम यदि सीड को हम 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रख देते हैं तब भी डिसीज जो स्कोचाइटा राबी पैथोजन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। इसके अलावा हम कार्बेंडाजिम @ 0.1% या क्लोरोथलोनिन @ 0.3% स्प्रे करते हैं, तब भी डिसीज कंट्रोल हो जाते हैं। तो आज हमने ग्राम का 4 डिसीज पढ़ा। तो चारों डिसीज में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को एक एक्सरसाइज देंगे। एक्सरसाइज में तो आप चने के फील्ड में जाइए और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आप डिसीज को आइडेंटिफाई करिए और हेर्बेरियम फाइल बनाइए। इसके अलावा आपको जब लैब कंडीशन में आएंगे तो आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना होगा। इसके अलावा आपको पैथोजन भी आइसोलेट करना होगा कि हम पैथोजन कैसे आइसोलेट करेंगे, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम आपको डिसीज को पहचानना आना चाहिए। देन व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम ऑफ द टोटल लेक्चर। तो आज हमने 4 डिसीज पढ़ी, विल्ट पढ़ा, स्कोचाइटा ब्लाइट पढ़ा, रस्ट पढ़ा।
तो इसमें हमने सभी का कॉजल ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, फेवरेबल कंडीशन, पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक, डिसीज साइकिल और मैनेजमेंट पढ़ा। इसके अलावा ये भी देखा कि हम इनको कंट्रोल करके हम कैसे इसका चने की क्रॉप का यील्ड बढ़ा सकते हैं। देन व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च स्कोप आउट ऑफ टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में रिसर्च स्कोप क्या क्या है। तो रिसर्च स्कोप के लिए फर्स्ट टू डेवलप का इकोफ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ दिस, इसमें स्टूडेंट को ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का बेस्ट स्ट्रेन खोजना होगा और फार्मर को सजेस्ट करना होगा कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आपको सर्वेइंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द ग्राम इन द चंबल रीजन। चंबल रीजन में आपको सर्वे और स्क्रीनिंग करना होगा और डिसीज का सैंपल डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके उसको लैब में लाके आइसोलेट करना होगा और आइसोलेट करने के बाद आपको ये फाइंडिंग दिखाना होगा कि कौन सा आइसोलेट मोस्ट वायरुलेंट है पर्टिकुलर रीजन में एज कम्पेयर टू अदर रीजन। देन उसके बाद टू आइडेंटिफाई द वेरियस बोटेनिकल स्ट्रक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजेज। तो इको बायोलॉजिकल या फिर इको फ्रेंडली मैनेजमेंट में आपको बेस्ट बोटेनिकल स्ट्रक्ट सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन फूड टेक्निक के द्वारा, और फार्मर को सजेस्ट करना है कि इसकी वजह ये बोटेनिकल स्ट्रक्ट अच्छे से डिसीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का रिसर्च की स्कोप है, ये आज के लेक्चर का रेफरेंस है जहाँ से हमने मटेरियल कलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया है। आप फर्दर ज़्यादा पढ़ने के लिए आप बुक और ICRE कोर्स को भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर आप वेबिनार क्लास में भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।